A very good afternoon to all of you and welcome to the another video on the Schools of Jurisprudence। और Schools of Jurisprudence के अंदर आज हम जो बात करने वाले हैं वो हैं दूसरे ज्यूरिस्ट जिनका नाम है एच.एल.ए. हार्ट। एच.एल.ए. हार्ट की आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे उनकी लाइफ के बारे में। हम उनके द्वारा जो लॉ का कंसेप्शन प्रोवाइड किया गया है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ लॉ एंड मोरालिटी के कंसेप्ट को हम व्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे एज पर द व्यू ऑफ एच.एल.ए. हार्ट। देन लास्टली we will talk about the distinction between positive law and the morality, क्योंकि लॉ और मोरालिटी के बारे में एच.एल.ए. हार्ट ने अपने व्यूज़ दिए हैं, उनको कुछ ज्यूरिस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम पॉजिटिव लॉ और मोरालिटी के बीच में, मोरालिटी को बेसिकली नेचुरल लॉ भी कहा जा सकता है, तो मोरालिटी और पॉजिटिव लॉ इन दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन है इसीलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक रोल प्ले करता है इन क्रिटिसाइजिंग द थॉट्स और द ओपिनियंस ऑफ एच.एल.ए. हार्ट। सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज लेक्चर। सो लेट्स बिगिन। एच.एल.ए. हार्ट बेसिकली जो इनका नाम है एच.एल.ए. हार्ट, इनका फुल नेम इज हर्बर्ट लायनल एडोल्फस हार्ट। सो दिस इज हिज फुल नेम, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर हिज फुल नेम। यूजुअली लोग उन्हें हार्ट सिर्फ लिख देते हैं तो उतना ही सफिशिएंट होता है, या आपने अगर एच.एल.ए. हार्ट भी अगर लिख दिया है तो वो भी सफिशिएंट है। ये एक फुल फॉर्म उनके नाम का मैंने आपको इसलिए बता दिया इन केस यू हैव इंटरेस्ट इन नोइंग व्हाट इज द full form of H.L.A. in his name, so that is why I have provided the full form to you. अब हम उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। उनकी लाइफ क्या थी, वो कहाँ ब्रॉटअप हुए और कहाँ पैदा हुए, उनकी लाइफ में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल करी, तो हम अब उन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहला, हार्ट वॉज बॉर्न इन द ईयर 1907। 1907 में एच.एल.ए. हार्ट पैदा हुए थे। उन्होंने चांसरी बार में काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करी। उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस अपॉइंट हुए और वहाँ पर उन्होंने सर्व किया फ्रॉम द ईयर 1952 टू 1968। उसके बाद वो अपॉइंट हुए एज अ प्रिंसिपल ऑफ ब्रासनोस कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड। नाउ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू रीड और स्टडी एच.एल.ए. हार्ट एनालिटिकल पॉजिटिविज्म के अंदर? क्योंकि उन्होंने ऑस्टिन की जो थ्योरी थी एनालिटिकल पॉजिटिविज्म, उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया था और उन्होंने एक्सपाउंड की थी एक लीगल थ्योरी जो कि बेस्ड थी ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड द सोसाइटी। यानी इन्होंने लॉ और सोसाइटी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर एक लीगल थ्योरी को प्रोपाउंड किया, एक्सपाउंड किया। इनकी जो एक बहुत ही फेमस किताब है, द नेम ऑफ द बुक इज द कंसेप्ट ऑफ लॉ। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ एच.एल.ए. हार्ट। इन्होंने जो बुक लिखी थी ये बेसिकली ऑस्टिन की थ्योरी के क्रिटिसिज्म में लिखी थी। सो काइंडली हाईलाइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट और नोट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि उनकी किताब का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ और उन्होंने ये किताब लिखी थी इन द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी। The next topic which we are going to study is the Hart's conception of law, यानी हार्ट के लिए लॉ क्या चीज़ थी, उनकी नज़रों में लॉ बेसिकली क्या था, अब हम ये जानेंगे। तो एज पर हार्ट, लॉ इज अ सिस्टम ऑफ टू टाइप्स ऑफ रूल्स, द यूनियन ऑफ विच प्रोवाइड्स की टू द साइंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। एज पर एच.एल.ए. हार्ट उन्होंने ये कहा कि जो लॉ है वो बेसिकली दो तरह का रूल्स का एक एग्रीगेट सिस्टम है और इन्हीं दोनों तरीके के रूल्स के मिलने से ही हम लॉ को अच्छी तरीके से जान सकते हैं और यही लॉ को अनफोल्ड करने की है। अभी जो इन्होंने रूल्स की बात की है, इन्होंने दो तरह के रूल्स बताए हैं। द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी लॉ, द सेकेंड वन इज द सेकेंडरी लॉ। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज काइंड ऑफ लॉज, प्राइमरी और द सेकेंडरी, इन डिटेल। As per एच.एल.ए. हार्ट, these primary rules, what are the function of these rules? ये एक तरह से ड्यूटी इम्पोज करते थे और जो सेकेंडरी रूल्स थे वो किसी को भी पावर कन्फर करते थे। सो प्लीज रिमेंबर व्हाट डज दीज रूल्स डू। प्राइमरी रूल का काम था ड्यूटी को इम्पोज करना और सेकेंडरी रूल का काम था पावर कन्फर करना। अब अगर हम इन दोनों को एग्रीगेट कर दें, यानी कि जोड़ दें, यानी मिला दें, प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन।
primary rules plus secondary rules, you will get the essence of law. This is as per HLA Hart. अब हम बात करते हैं प्राइमरी रूल्स की. व्हाट आर दीज प्राइमरी रूल्स? ये प्राइमरी रूल्स बेसिकली बाइंडिंग नेचर के होते थे, क्योंकि इनकी एक पॉपुलर एक्सेप्टेंस होती थी, लोगों में कहीं ज़्यादा हद तक एक्सेप्टेंस होती थी. अब ये इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि रूल्स ऑफ किनशिप, रूल्स ऑफ फैमिली, रूल्स ऑफ सेंटिमेंट्स, ये एक्सेट्रा. ये अनऑफिशियल रूल्स होते थे और इसी वजह से इनमें कुछ डिफेक्ट्स थे. अब अनऑफिशियल होने की वजह से इनमें क्या डिफेक्ट्स थे, लेट्स सी देम. द फर्स्ट वन अमंग देम इज द अनसर्टेनिटी. यानी पहला डिफेक्ट जो इस पर्टिकुलर प्राइमरी रूल के अंदर किसी भी प्राइमरी रूल में हो सकता था वो था अनसर्टेनिटी. यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रूल्स ऑफ किनशिप कुछ और हो सकते थे और दूसरी जगह पे कुछ और. यू कैन नॉट असर्टेन कि अगर यहाँ पर रूल्स ऑफ किनशिप यही है तो वहाँ दूसरी जगह पर भी वही रूल्स ऑफ किनशिप अप्लाई होंगे. दूसरा जो डिफेक्ट है वो है स्टैटिक कैरेक्टर. यानी कि ये जो प्राइमरी रूल्स हैं बेसिकली स्टैटिक इन नेचर थे, ये डायनामिक नहीं थे, ये चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी के हिसाब से नहीं थे और स्टैटिक होने की वजह से ये इनएफिशिएंट थे, ये एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं थे. सो दीज वर द डिफेक्ट्स अंडर द प्राइमरी रूल. ये जो प्राइमरी रूल्स थे बेसिकली इनमें एक और डिफेक्ट था कि इन रूल्स के रिगार्ड अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उन डिस्प्यूट को डील करने के लिए कोई भी एजेंसी क्रिएट नहीं की गई थी. सो देयर वाज नो सच एजेंसी to decide about the dispute regarding these rules. So these are the defects which these primary rules were undergoing at that time. Let's see what this secondary rule means. As I have already told you earlier, secondary rules क्या काम करते थे, पावर कन्फर करने का काम करते थे. तो इसकी वजह से जो लेजिस्लेटर्स थे वो सेकेंडरी रूल्स की मदद से ही जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज होती थी उनको मॉडिफाई कर पाते थे एज पर द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. सो हेंस यू कैन सी दैट दीज सेकेंडरी रूल्स वर क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन नेचर एज ये चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी को टैकल करते थे या उन्हें मेट आउट करते थे. ये बेसिकली प्राइमरी रूल्स के अंदर जितने भी डिफेक्ट्स थे यानी कि अनसर्टेनिटी, स्टैटिक नेचर, इनएफिशिएंसी, ये उन सारे डिफेक्ट्स की एक तरीके की रेमेडी प्रोवाइड करता था. यानी आप देख सकते हैं सेकेंडरी रूल्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि वो चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी के हिसाब से पॉलिसीज को, एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज करने में लेजिस्लेटर्स की मदद करते थे. सो इसी वजह से वो बिल्कुल भी अनसर्टेन नहीं थे, वो स्टैटिक नेचर के नहीं थे और वो इनएफिशिएंट भी नहीं थे. वो रादर व वेरी सर्टेन, वो डायनामिक नेचर के थे क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी की नीड चेंज होती थी वैसे वैसे उन्हें बदला जा सकता था और इसी वजह से वो एफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा थे. प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स के साथ साथ एचएलए हार्ट ने लॉ की एग्जिस्टेंस के लिए, उसे मान्यता देने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया है. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द रूल ऑफ रिकॉग्निशन. उन्होंने कहा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ रूल ऑफ रिकॉग्निशन को फॉलो करते हुए अपना बाइंडिंग फोर्स बना सकती है. यानी कि अगर कोई लॉ जो एग्जिस्ट कर रहा है अगर वो एक्सेप्टेंस में है, यानी कि अगर उसे जनरल विल के द्वारा, पीपल्स विल के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है तो उस सिचुएशन में उसका बाइंडिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. सो एज पर एचएलए हार्ट, the validity of the law is to be tested on the basis of the rule of recognition. Here you can see that in the bracket I have written that it is similar to Austin's conception of sovereign. क्योंकि ऑस्टिन की जो थ्योरी थी लॉ की उसके हिसाब से जो लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन, यानी वहाँ पर सोवरेन को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया था और ये कहा गया था कि until and unless any law emanates from sovereign it cannot be considered as a law. और उसी तरीके से एचएलए हार्ट ने भी कहा है कि until and unless the law follows the rule of recognition it cannot be a valid law. The rule of recognition as per एचएलए हार्ट is the sole rule
whose binding force depend upon its acceptance। यानी कि जो रिकॉग्निशन का जो रूल है ये इकलौता ऐसा रूल है जो बेसिकली जिसका बाइंडिंग फोर्स उसके एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है। यानी जितने ज़्यादा हद तक वो एक्सेप्ट किया जाएगा उतने ही ज़्यादा हद तक उसे अच्छा लॉ कंसिडर किया जाएगा। Now you might be wondering what can be the examples of this rule of recognition। मैं rule of recognition से related एक सबसे important सबसे vital example आपको देती हूँ, Constitution of any country। किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी एक्सेप्टेंस बहुत लार्ज स्केल पे होती है और इसीलिए वो रूल ऑफ रिकॉग्निशन की कैटेगरी में फॉल करता है, बिकॉज वो उसका जो बाइंडिंग फोर्स है उसकी एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका बाइंडिंग फोर्स होगा। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हियर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए उसका बाइंडिंग फोर्स भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि इंडिया में कोई भी लॉ नहीं ऐसा बनाया जा सकता जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट स्टैंड करता हो। So this is the example of rule of recognition। I hope now that you have got a clarity on this concept of rule of recognition, primary rules and the secondary rules as told by the HLA Hart। Let's talk about Hart on law and morality। तो अगर लॉ और मोरालिटी की बात हो रही है एज पर द परसेप्शन ऑफ HLA हार्ट, उन्होंने अपनी पॉजिटिविज्म की थ्योरी में नेचुरल लॉ के रोल को पूरी तरीके से डिनाउंस नहीं किया था। HLA हार्ट की जो पॉजिटिव लॉ की थ्योरी थी उसमें मोरालिटी कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट थी। He also asserted that law and morality are complementary and supplementary to each other। उन्होंने ये भी कहा था कि लॉ और मोरालिटी दोनों बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, या अगर इन होल दोनों एग्जिस्ट करना चाहती हैं तो दोनों को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। यानी लॉ और मोरालिटी को हैंड इन हैंड चलना होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। उन्होंने मोरालिटी के 4 एट्रीब्यूट्स बताए थे। लेट्स सी व्हाट आर दीज एट्रीब्यूट्स ऑफ मोरालिटी। अब इनमें से जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो है इम्पोर्टेंस। यानी जो भी मोरालिटी का कंसेप्ट होगा उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है ये इस बेसिस पे जज किया जाएगा कि वो चीज़ मॉरल है या नहीं। दूसरा, इम्यूनिटी फ्रॉम डेलिबरेट चेंज, यानी कि उसे चाह करके भी चेंज ना कर पाना इज ऑल्सो वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ मोरालिटी। The third attribute is voluntary character of moral offenses, and the last one being forms of moral pressure। और moral pressure morality से different है क्योंकि उसकी वजह से etiquette, custom और social rule differ करते हैं और वो moral pressure का पार्ट नहीं फॉर्म करते हैं। सो प्लीज हैव अ क्लैरिटी, जो moral pressure का कॉन्सेप्ट है दिस इज completely different from that of the concept of the morality। As you can see over here, I have written an example of morality, that is rules of sexual behavior। Sexual behavior के जो rules बनाए जाते हैं उन्हें basically morality के ambit में डाला जाता है और इसीलिए morality का example कहलाते हैं। Hart observed that a balance has to be drawn between the freedom of individuals and the duty of the law, and why this balance is required, so that कि जो इंडिविजुअल्स को फ्रीडम मिल रही है वो उसकी वजह से अपने इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक फ्रीडम को एंजॉय कर पाएं, और जो ड्यूटी है ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट वो सोसाइटी को डिप्रेविटी और करप्शन से बचा पाए। सो एज पर द HLA हार्ट, दिस बैलेंस नीड टू बी ड्रॉन बिटवीन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द ड्यूटी ऑफ द लॉ। As per HLA Hart, morality is a necessary condition of the society। In the beginning, I have told you कि HLA Hart ने लॉ की जो थ्योरी propound की है वो इस रिगार्ड में propound की है कि उन्होंने लॉ और सोसाइटी दोनों के बीच के रिलेशन को जज किया है। एंड लॉ हैज़ अ फंक्शन टू इंश्योर मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी does not
इंटीग्रेट, यानी कि एज पर एचएल हार्ट लॉ का जो काम है वो ये है कि जो सोसाइटी की मोरालिटी है वो किसी भी तरीके से डिसइंटीग्रेट ना होने पाए, बटने ना पाए, टुकड़े टुकड़े में बटने ना पाए या शैटर्ड ना होने पाए. सो बेसिकली दिस वाज द कंसेप्शन ऑफ एचएल हार्ट. जो मैंने आपको लिए फर्स्ट नोट बनाया है यहाँ पर वो ये है कि एज पर एचएल हार्ट उनका ये कहना था हार्ट का कि लॉ को हमेशा लास्ट रिजॉर्ट की तरह कंसिडर करना चाहिए मोरालिटी को इंश्योर करने के लिए. उसके अलावा भी कई सारे वेपन्स हो सकते हैं, कई सारे मीन्स हो सकते हैं टू इंश्योर मोरालिटी, जैसे कि फैमिली वैल्यूज, मास मीडिया. सो दीज कैन एक्ट एज अ वेपन टू इंश्योर मोरालिटी. और अगर इससे काम नहीं बनता है तो लॉ को कंसिडर किया जाना चाहिए. जो दूसरा नोट है यहाँ पर वो ये कहता है कि हार्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड वेहेमेंटली बाय डॉर्किन एंड दी फुलर. डॉर्किन क्या कहते हैं कि लॉ शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन सॉलिड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज and not just on the aggregate of some primary and secondary rules, जैसे कि एचएल हार्ट ने कहा था. फुलर का क्या कहना है कि लॉ कैन नॉट बी कंप्लीटली डाइवर्स्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी, कि लॉ को कभी भी पूरी तरीके से मोरालिटी के कॉन्सेप्ट से अलग करके नहीं देखा जा सकता है. दिस इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल. सो नाउ लेट्स सी that what is the distinction between law, that is positive law, and the morality. And what do you mean by morality? The natural law. तो natural law और positive law के बीच में क्या difference है अब हम ये देखते हैं. जो positive law होता है basically वो rules for governance होता है mankind के outward acts के लिए. ये state के द्वारा बनाया या enforce किया जाता है. On the other hand, natural law is the principles of natural justice which has been based on the reason widely. और जो natural law के concepts होते हैं वो basically unwritten law की तरह act करते हैं या वो unwritten होते हैं, वो कहीं भी codified नहीं होते हैं. और this is the basic difference between positive law and the natural law. Let's see what did Tyler has said regarding the concept of morality. इनकी एक बहुत ही important work है and the name of the work is the conception of morality in jurisprudence. इसमें इन्होंने ये कहा है कि morality emanate करती है natural law से, whereas law emerge करता है absolute obligation से. morality exist करती है abstract में, पर law exist करता है concrete form में. दोनों ही सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं पर कंपोनेंट्स ये दोनों ही एक सिंगल फिनोमिनन के कंपोनेंट्स हैं. एंड व्हाट कैन बी दिस सिंगल फिनोमिना, व्हाट आई कुड एनालाइज फ्रॉम इट कुड बी जस्टिस. तो ये कह सकते हैं कि जेनेटिकली मोरालिटी एंड लॉ आर कॉम्प्लीमेंट्री. दिस वॉज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय टाइलर दैट morality and law are complementary in nature. फ्रीडमैन ने भी लॉ और मोरालिटी के लिए यही कहा है कि देयर कैन नॉट बी एंड देयर हैज नेवर बीन अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी. यानी कि कभी भी ऐसा ना तो हुआ है और ना कभी हो सकता है क्या कंप्लीट सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी, यानी लॉ और मोरालिटी कभी भी कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो सकते हैं. इस लॉ और मोरालिटी की जो डिस्प्यूट थी उसको सेटल करते हुए डायस ने क्या कहा है कि दोज हु assert law as it is and not as it ought to be do not deny the value of the latter but only contend that the two should be kept apart. उनका ये कहना था कि जो लोग ये कहते हैं कि लॉ हमेशा वो होता है जो एग्जिस्ट करता है, यानी लॉ पॉजिटिव्स, ना कि मोरालिटी, तो वो जो लॉ एज इट ऑट टू बी वाला कॉन्सेप्ट है वो उसको डिनाई नहीं करते हैं, ना कि उसकी वैल्यू ही डिनाई करते हैं. पर उनका जो कंटेंशन है वो ये है कि लॉ एज इट इज, यानी कि लॉ पॉजिटिव्स
एंड लॉ एज इट ऑट टू बी, इन दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए, इन दोनों को डिफरेंट फुटिंग पे एनालाइज करना चाहिए. सो दिस हैज बीन द कंसेप्ट ऑफ लॉ एंड मोरालिटी as has been dealt by the HLA Hart. I hope now that you have got a clarity on the concept of positive law, natural law, the difference between the two, the opinions of various jurists given in this regard. That is the difference between law and morality, positive law and natural law. Thank you so much for being with me.